नेत्र कहते हैं। सेकंड नंबर का जो पोर्शन होता है जिसमें हम लोग द्रव्य रखते हैं उसका नाम बस्ती है, जिसको ब्लैडर कहते हैं, और जो इंसान देता है उसे बस्ती दाता कहते हैं। तो इनमें क्या क्या दोष होता है? बस्ती नेत्र में कितने दोष होते हैं, बस्ती दाता में कितने दोष होते हैं, और बस्ती में कितना दोष होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आप थोड़ा सा चरक, सुश्रुत और काश्यप का अपने बुक के ऊपर यहीं बना के लिख लोगे कि चरक ने बस्ती के दोष जो बताए हैं वो 8 बताए हैं, बस्ती नेत्र के दोष जो बताए वो भी 8 बताए हैं, और बस्ती जो दाता देने वाला है, जो इंसान देता है, उसका दोष जो होता है 10 होता है। तो लिख लोगे चरक के अनुसार बस्ती का दोष 8, बस्ती नेत्र का दोष 8, और बस्ती दाता का जो दोष होता है वो भी कितना होता है, 10 होता है। ठीक है ना, मतलब दो नेत्र और बस्ती इन दोनों का 8-8 होता है, और जो देने वाला होता है वो 2 अधिक होता है, उसका 10 होता है। वही आप जब सुश्रुत संहिता पढ़ोगे चिकित्सा स्थान तो वहां पे मिलेगा आपको, सुश्रुत ने बस्ती, टाइम से कहा मैंने तुम लोग, उन्होंने बस्ती का दोष 5 बताया है, नेत्र का दोष 11 बताया, और बस्ती दाता का दोष जो बताया उन्होंने 6 बताया। वही जब काश्यप पढ़ते हैं तो बस्ती का दोष 9, बस्ती नेत्र का दोष 6, और बस्ती दाता का दोष जो होता है वो 10 होता है। तो एक बार अपना जो है जहां भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं ऊपर लिख दोगे, तो जब भी दिमाग में आएगा, तो चरक का तो हमेशा पढ़ोगे ही पूरा, लेकिन सुश्रुत और काश्यप का आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है, एक बस्ती नेत्र के अंदर क्या क्या दोष होते हैं, कैसा कैसा बस्ती नेत्र हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्लोक में देखोगे, और कोशिश करना आप लोग का जिनको पंचकर्म का एग्जाम देना है, थर्ड ईयर का एग्जाम देना है, वो श्लोक ही याद कर ले, एकदम छोटा छोटा श्लोक है। और ऐसे भी याद करने का हम कोड आपको बता देंगे कि 8 कैसे याद करना है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, श्लोक अच्छा याद होता है तो याद कर लेना। लिखा है, हरस्वम दीर्घम तनु स्थूलम, हर्षम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रम अष्टो नेत्राणी वर्जते। कह रहा है कि ऐसे नेत्र का हम लोग का वर्जन कर देना चाहिए। वर्जन का मतलब इसको त्याग देना चाहिए। कैसे नेत्र का? जिसमें ये 8 चीजें पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती हो? पहला, अगर नेत्र बहुत छोटा हो, हरस्वम, उसको नहीं लेना है। दीर्घम, बहुत बड़ा हो, उसको नहीं लेना है। तनु, बहुत ज्यादा पतला हो, तब नहीं लेना है। स्थूलम, मोटा अगर हो तो भी नहीं लेना है। जीर्ण हो गया हो, मतलब बहुत दिनों का पुराना हो गया है, तो भी उसको नहीं लेना है। शिथिल बंधनम, जैसे कि अगर नेत्र है, ये जैसे नेत्र है उसके पीछे बस्ती लगी हुई है, तो अगर ये दोनों का बंधन एकदम ढीला है तो भी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पार्श्व छिद्रम, अगर इसके पार्श्व में क्या हो, थोड़ा सा छेद हो, उसको भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। और जो वक्र हो, वक्र का मतलब टेढ़ा हो, उसका भी प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। क्या पढ़ा कि हर्षम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रम न, अष्टो नेत्राणी वर्जते। ये 8 प्रकार के नेत्र का क्या करना चाहिए? हमको वर्जन कर देना चाहिए, इसको हमको त्याग देना चाहिए। अगर इसका प्रयोग हम करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है वो भी नीचे के श्लोक में दिया है कि अगर आप मान नहीं रहे हो और हरस्व नेत्र का प्रयोग कर दिया तो क्या होगा। अगर आपने दीर्घ नेत्र का प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, तनु का प्रयोग कर दिया क्या होगा, वही उसके नीचे वाले श्लोक में 5th नंबर श्लोक में बता रहा है। देखोगे, अप्राप्त्यम अति, दोनों जितना ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट नीचे वाला भी है। अप्राप्यम अति गति क्षोभ कर्षण क्षणन श्रावम गुद पीड़ाम गतिर्न जीवा तेषा दोषा यथाक्रमम। मतलब पहले से अगर हरस्व नेत्र का आपने प्रयोग कर लिया तो क्या होगा? अप्राप्य होगा। अप्राप्य का मतलब, एक मिनट, अगर हरस्व नेत्र होगा तो वो जो औषधि होगी वो अंदर जाएगी नहीं। अप्राप्य, पहले का आंसर यहाँ, मतलब अगर आपने हरस यूज किया तो जो नेत्र है, अगर छोटा नेत्र यूज किया तो आपका बस्ती का जो द्रव्य है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा। दीर्घम, अगर बहुत बड़ा नेत्र कर लिया। अति गति, तो जो बस्ती का द्रव्य है बहुत अंदर तक चला जाएगा। देखोगे, यदि अज्ञातवश इन दोषों से युक्त नेत्र का प्रयोग किया जाए तो नेत्र के छोटे होने से औषधि की प्राप्ति पक्वास तक नहीं होती।
तो हरस्व से अप्राप्यम, अप्राप्यम मतलब जहां तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाता है। अगर आपने दीर्घ का प्रयोग किया, यदि नेत्र बड़ा है तो अति गति, औषधि कहाँ चली जाती है, बहुत ही ऊपर चली जाती है। अगर आपने तनु नेत्र का प्रयोग किया तो क्षोभ उत्पन्न कर देता है। कोई भी पतली चीजें जो होती है, जैसे कान में एक क्या करते हैं, बचपन में हम लोग क्या करते थे, कुछ पतले चीज से कोई आगे बैठा रहता है क्लास में, उसके कान में डाल देते थे, छनछना जाता था ना एकदम से। तो तनु चीज अगर होगा तो वो गुदा में क्षोभ उत्पन्न कर देगा ना। तो तनु नेत्र रहता है तो क्षोभ उत्पन्न करता है। देखोगे यदि नेत्र पतला होता है तो गुदा में क्षोभ उत्पन्न होता है। स्थूलम, अगर नेत्र बहुत ही मोटा होता है तो क्या करेगा, कर्षण करेगा। कर्षण का मतलब गुदा में खिंचावट उत्पन्न करेगा। मोटा चीज रहेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा ना ज्यादा, तो स्थूल वजह से क्या होता है, वो कर्षण करेगा। अगर वो जीर्ण है मतलब बहुत पुराना होता है तो क्या करता है, क्षणन, क्षणन का मतलब काट सकता है। अब अगर पुराना होगा तो उसमें जंग उंग लग गया होगा तो गुदा में क्या कर सकता है, काट सकता है उसको। यदि नेत्र पुराना हो तो गुदा कट जाती है। आप कट जाती है ये सब नहीं याद करोगे, आप क्या याद करोगे, क्षणन याद रखोगे, है ना। तो स्थूल से कर्षण होता है, फ्रिक्शन लगेगा। मान लो मोटा चीज है तो क्या करेगा, अंदर फ्रिक्शन करेगा। जीर्ण रहेगा तो क्षरण होगा, क्षरण का मतलब कट जाना होगा। शिथिल बंधनम, अगर मान लो कि इन दोनों का बंधन शिथिल होगा तो द्रव्य जो यहाँ से निकल के आ रहा था वो यहीं से क्या करने लगेगा, सिक्रीट होने लगेगा। तो वही लिखा हुआ है कि शिथिल बंधन से स्राव होना शुरू हो जाएगा। देखेंगे लिखा है कि यदि बंधन ढीला हो तो औषधि बहकर बाहर निकल जाता है। पार्श्व छिद्रम, अगर पार्श्व में छिद्र होगा तो क्या होगा, गुद पीड़ा, वो औषधि होंगी वो गुदा में गिरेगा और गुदा में गिरने के कारण क्या हो जाएगा, गुदा में पीड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। गुद पीड़ा कह रहे यदि बस्ती के पार्श्व में छिद्र होगा तो बस्ती का द्रव्य बाहर निकलकर गुदा में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। ठीक है। फिर कहता है तथा वक्रम अष्टो, अगर वक्र होगा तो वक्र से क्या होगा, गतिर्न जिह्वा, जहां उसको जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। यदि नेत्र टेढ़ा हो तो वो गुदा में टेढ़ा ही प्रवेश करेगा, जिससे औषध सीधे रूप में प्रवेश नहीं करेगा। ये 8 दोष से 8 हानियां होती है कि हरस्व से क्या हानि, दीर्घ से क्या हानि, तनु से क्या हानि, स्थूल से, जीर्ण से, शिथिल बंधन से, पार्श्व छिद्र से और वक्र से क्या क्या हानियां होंगी वो हम लोगों ने देखा। क्या देखा, हरस्व से अप्राप्य, अगर छोटा रहेगा तो अप्राप्य होगा, अगर दीर्घ होगा तो अति गति होगी, तनु होगा तो क्षोभ हो जाएगा, स्थूल होगा तो कर्षण हो जाएगा, जीर्ण क्षरण हो जाएगा, शिथिल बंधन होगा तो स्राव होगी, पार्श्व छिद्र, और यही गलत होता है, पार्श्व छिद्र से हम लोग स्राव लगा के आते हैं लेकिन पार्श्व छिद्र से क्या होता है, पीड़ा होता है। ऐसे याद रखोगे, पार्श्व छिद्र से पीड़ा होता है। अगर अष्ट सॉरी वक्र होगा तो वक्र कंडीशन में गति जीवा इधर उधर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो औषधि भी इधर उधर चली जाएगी। तो हमको क्या याद करना है, सबसे पहले तो इसका दोष याद करना है और उसी दोष से वजह से क्या क्या हो सकता है वो हम लोग को रिजल्ट भी देखना है। ठीक है ना। चलो एक बार देख लेते हैं कैसे हम लोगों ने याद किया। अगर देखते हैं तो ये पूरी बस्ती है, ये नेत्र हो गया और ये बस्ती दाता हो गया। तो बस्ती दाता के दोष 10 हैं, बस्ती के दोष 8 हैं और नेत्र के दोष जो होते हैं 8 होते हैं। कौन कौन से दोष हैं, अगर आपको श्लोक याद हो गया तो द बेस्ट नहीं याद होता है, ऐसे याद कर सकते हो। एक बड़ी सी टीवी है, एचडी टीवी है, जो किस कंपनी की है, पसीजी कंपनी की है। ठीक है ना, पसीजी का कूलर आता है ना। तो ऐसे याद रखो कि पसीजी का क्या है, एचडी टीवी है। ठीक, तो स्थूल एचडी टीवी किस कंपनी की है, पसीजी कंपनी के। तो स्थूल से एक स्थूल हो गया, एचडी टीवी से क्या हो गया, हरस्वम दीर्घम तनु। ठीक है, और वी से आपका वक्र हो जाता है। पसीजी से आप 3 चीजें जानते हो, क्या, एक तो पार्श्व छिद्र, एक सो शिथिल बंधन, और जी से क्या हो जाता है, जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर श्लोक याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद करना पा रहे हो तो ये भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हरस्व है तो हरस्व की वजह से हमारा रिजल्ट क्या होगा, हरस्व से अप्राप्यम। दीर्घ अगर नेत्र है तो गति ज्यादा हो जाएगी, अति गति। तनु से क्षोभ होगा, स्थूल से गुदा में खिंचाव जिसको कर्षण कहते हैं, जीर्ण से कट जाएगा मतलब क्षरण हो जाएगा, स्थिर बंधन से स्राव होगा,
और वही पार्श्व छिद्रम से गुद पीड़ा, और वक्र से क्या होगा, गतिर जिह्वा। गतिर जिह्वा का मतलब जहां उसको जाना चाहिए वहां पे नहीं जा पाता है, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा उसकी गति हो जाती है। आगे आते हैं, अब बस्ती के बारे में देखेंगे कि बस्ती के क्या दोष होते हैं। 6 नंबर श्लोक में देखोगे बस्ती के भी 8 दोष होते हैं। कौन कौन से? विषम मांसल छिन्न स्थूलम जालिका वातला स्निग्धम क्लीनश्च तानो अष्टो वस्ति कर्मसु वर्जते। अगर इस प्रकार की चीजें हमको मिल रही है, इस तरह की वस्ती मिल रही है, तो उसको हम वस्ती कर्म के लिए वर्जन कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। कैसे कैसे? अगर वो विषम हो। विषम का मतलब अगर ब्लेडर हम लोग लेते हैं तो पूरे इसके इंटरनल सरफेस जो एकदम सेम नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं खाला है, ऐसे करके तो विषम है। मांसल है, मांस के द्वारा एकदम उसमें से गंध आ रही हो, मांसल है। छिन्न, छिन्न का मतलब क्या हो गया, छिद्र युक्त है। स्थूल का मतलब मोटा है। जालिका मतलब सिरा जाल से युक्त है। वातला वायु से भरा हुआ है। स्निग्ध है, अधिक चिकना है। क्लिन्न है मतलब गीला गीला है। तानोष्ट, इस प्रकार की वस्तु का क्या करना चाहिए, हमको वर्जित कर देना चाहिए, नहीं उपयोग करना चाहिए। विषम मांसल छिद्र युक्त, तो विषम मांसम छिल्लम स्थूलम जालिका वातला स्निग्ध किल्लस्य तानो अष्टानी वस्तनि कर्मसु वर्जयेत। तो विषम का प्रयोग नहीं करना है, मांसल का प्रयोग नहीं करना है, छिद्र का प्रयोग नहीं करना है, स्थूल का, सिराजाल से युक्त, वात से युक्त, स्निग्ध और क्लिन्न, ये 8 बस्ती के दोष है, इन से युक्त बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हमने इसका प्रयोग कर दिया तो क्या होगा? जैसे नेत्र वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका प्रयोग हमने कर दिया तो क्या क्या होगा, वैसे यहाँ पे भी देखते हैं कि अगर विषम वाले का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा। तो देखो, विषम का अगर प्रयोग करोगे तो जो द्रव्य जाएगा उसकी भी गति कैसी हो जाएगी, विषम हो जाएगी। अंडरलाइन कर लोगे, गति वैषम्यम। अगर विषम वाला बस्ती हम प्रयोग करते हैं तो जो अंदर द्रव्य जाएगा उसका भी गति कैसे हो जाएगी, एक फ्लो में नहीं जाएगा, उसकी भी गति वैषम्य हो जाएगी। अगर मांसल प्रयोग करते हो तो विसरत्व, एक गंध आएगी, कच्चे मांस की जैसी गंध होती है वैसी आएंगी। तो अगर मांसल बस्ती का प्रयोग करेंगे तो विसरत्व आएगा। फिर कह रहा है अगर छिन्न मतलब छिद्र युक्त का प्रयोग करोगे तो स्राव होना शुरू हो जाएगा उसमें से। छिद्र अगर इसमें मान लो कि छिद्र रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा रिस रिस के स्राव होने लगेगा। स्थूल, अगर आपने बहुत ही बड़ी बस्ती ले ली तो दौर ग्राह्य, पकड़ में ही नहीं आएगा, है ना। तो स्थूल अगर ले लिया तो दौर ग्राह्य हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं क्या है, अगर जालिका सिरा जालू से युक्त, यहाँ पे प्रयोग, पहले हिंदी पढ़ लो। बस्ती की विषमता से औषध की गति विषम हो जाती। तो पहला वाली हो गया, विषम से क्या हो गया, गति वैषम्य। बस्ती मांसल होने से उसमें कच्चे मांस की गंध आती है, मतलब मांसल से विसर्गंधी हो गया। बस्ती के छिद्र होने से औषध का स्राव हो जाता है, छिद्र युक्त होने से स्राव हुआ था। अधिक मोटे होने से क्या होता है, कठिनता से हाथ में पकड़ी जाती, दौर ग्राह्य हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा मोटा है तो कैसे होती है, दौर ग्राह्य हो जाती है। बस्ती के सिरा जाल युक्त होने से स्राव अधिक होता है। अब यही ध्यान देना है आपको, छिन्न से स्राव हो रहा था, लेकिन जब जालिका आएगा तो जालिका से निरस्राव आता है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन, और हिंदी में नहीं याद करना है आपको, क्वेश्चन आपको संस्कृत में ही पूछा जाता है। छिद्र युक्त से स्राव है और जालिका से निर्स्राव है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में स्राव होना। अगर बस्ती में वात है, वातला, अगर बस्ती में वायु भरी हुई है तो क्या हो जाएगा, फेन होना शुरू हो जाता है, फेनिल हो जाता है। देखेंगे कि बस्ती में वातल होने से बस्ती में फेन भर जाता है। आपको बताया फेन किसका गुण होता है, वात का शब्द किसका गुण होता है, वात का गुण होता है। तो अगर बस्ती में वायु भरा रहेगा तो वायु अपना संचरण करेगा, उससे क्या करेगा, जो द्रव्य होगा उसमें फेन उत्पन्न कर देगा। फिर अगला देखोगे स्निग्धम, अगर बस्ती स्निग्ध है मतलब बहुत अधिक चिकना है तो च्युत, च्युत का मतलब गिरने का भय रहेगा, हाँ लगेगा कि भी हाथ से फिसल के गिर जाएगा। देखो लिखा है इसमें, बस्ती के चिकनी होने से हाथ से गिर जाने का भय रहता है। अगला पॉइंट हमारे पास है क्लीनच, अगर गीला रहता है, अधारत्वम, तो उसको पकड़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है। बस्ती के गीले रहने से भली प्रकार से हाथ में उसका धारण नहीं हो पाता है।
ठीक है ना। अगला यहाँ पे तो 8 चीजें हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन सी चीजें पढ़े, उसके क्या क्या दोष हैं उसको ध्यान में रखना है। और बार बार कह रहे हैं संस्कृत टर्म ज्यादा जरूरी है याद करना। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, बस्ती के 8 दोष हो गए, विषम, मांसल, छिद्र, स्थूल, जालिका, वातला, स्निग्धम, क्लीन। अगर इनका हम प्रयोग करते हैं तो इसके क्या रिजल्ट होते हैं वो देखोगे। क्या है, अगर विषम का प्रयोग करते हैं तो वो द्रव्य गति जो है वो विषम हो जाता है। मांसल का प्रयोग करने से विसरत्वम, कच्चे मांस की गंध आती है। छिद्र से स्राव होता है। स्थूल से दौरग्राह, पकड़ने में कठिनाई आती है ना। दूसरा जाल है तो निरह स्राव हो गया। वातला अगर है तो फेन होता है। अगर स्निग्ध है तो च्युति, हाथ से गिरने का उसका भय रहता है। और क्लिन्न है अधारत्व। कुछ कुछ दौरग्राह और अधारत्व एक ही टाइप का लगता है, लेकिन संस्कृत टर्म अलग है, क्वेश्चन आपका अलग हो जाता है। याद करने के लिए यहाँ पे देखोगे, 20 माछी पकड़ने की सजा मिली शिवा को। अगर बस्ती के बारे में देखें, अब देखो कैसे याद करोगे, एचडी टीवी वाला नेत्र का है, तो टीवी किसके द्वारा देखते हैं, नेत्र के द्वारा ही देखते हैं ना। तो एचडी टीवी वाला जो कोड है वो याद रखना, नेत्र का है। कह रहा है 20 माछी, माछी किसे कहते हैं, मक्खी को कहते हैं ना। तो 20 माछी पकड़ने को सजा मिली, किसको मिली है, शिवा को मिली है। 20 से तो पहला हो जाएगा विषम, मां से मांसल, छी से छिद्र होगा। ठीक है, अब सजा से स से स्थूल, ज से जालिका, और किसको मिली है, शिवा को, तो सी से स्निग्ध हो जाएगा, व से वातला, और यहाँ पे जो की लिखा है ना, इसको लास्ट का हमारा क्लीन हो जाएगा। तो 20 माछी पकड़ने की सजा मिली है किसको, शिवा को। अभी तो आपको लगता है कि काफी आसान है, जब आपको तीनों एक साथ पढ़ लेते हो ना, तो आपको समझ ही नहीं आता है स्थूल किस में आया था, किस में आया था स्थूल। निकाल के लिखो, स्थूल जो आया है वो नेत्र का भी दोष होता है, और स्थूल जो होता है बस्ती का भी दोष होता है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थूल कहाँ का दोष है। हम्म, तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो नेत्र के बारे में पढ़ लिया और एक बस्ती के बारे में पढ़ लिया। ठीक, क्या अगर नेत्र के कितने दोष हो गए, अगर उसका हम उपयोग करते हैं तो हमारे क्या उसका एंड होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसको भी हमको ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे पास बस्ती दाता के दोष, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बस्ती दाता के दोष के बारे में कह रहा है कि सवातम अति द्रुतो उत्क्षिप्तम तिर्यग उलुप्त कंपिता अति बाह्यगम मंदम अति वेग दोषा प्रणीतम। प्रणीत किसको कहा जाता है, बस्ती दाता को कहा जाता है। प्रणीत जो होता है वो बस्ती दाता को कहा जाता है। तो बस्ती दाता के 10 दोष क्या है कि अगर सवात, वात के साथ अगर औषधि को प्रविष्ट कर देता है, ये उसका दोष है। अति द्रुत, बहुत शीघ्रता से बस्ती नेत्र को गुदा में प्रविष्ट करना और निकालना। ठीक है, पेशेंट को लिटाया, तुरंत उसके गुदा में डाल दिया बिना उससे बताए, और तुरंत निकाल दिया। तो अति द्रुत, ये कौन काम कर रहा है, ये वैद्य ही कर रहा है ना। तो सवात, वात के साथ, अति द्रुत, शीघ्रता से बस्ती के नेत्र को गुदा में प्रविष्ट करना और निकालना। फिर कह रहा उत्क्षिप्त, मतलब नेत्र को ऊपर की ओर कर गुदा में लगाना, मतलब नेत्र को टेढ़ा करके लगाना। तो उत्क्षिप्त 3 हुआ। सबसे पहले हो गया सवातम अति द्रुतम, फिर उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब होता है नेत्र को ऊपर की ओर गुदा में लगाना, ठीक है ना, ऊपर थोड़ा सा उठा के लगाना। अगला फिर कह रहा है तिर्यक, नेत्र को तिरछा करके गुदा में डालना। तो उत्क्षिप्त मतलब ऊपर, याद रखोगे, उत्क्षिप्त मतलब उसे उत्क्षिप्त, उसे ऊपर की तरफ नेत्र को लगाना, और तिर्यक का मतलब तिरछा लगाना। फिर कह रहा उल्लुप्त, अंडरलाइन करो, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उल्लुप्त किसका दोष है, एकदम नया नया चीज आपको मिलेगा। उल्लुप्त, नेत्र को गुदा में डालकर बस्ती को बार बार दबाना और छोड़ना। याद करो, आइसक्रीम वाले जब आते हैं गाँव में, तो एक उनके पास हॉर्न होता है, ठीक है, जिसको दबाते हैं तो आवाज निकलती है, बार बार दबाते हैं, उसी प्रोसेस को उल्लुप्त कहते हैं। ठीक है, ऑटो वालों के पास भी पहले रहता था कि उसको बार बार दबाया जाता है तो आवाज निकलता है, गोल सा होता है ना रबड़ का। तो उल्लुप्त वही कह रहा है, नेत्र को गुदा में डाल दिया, मतलब नेत्र तो डाल दिया, और बार बार जो उसके पास बस्ती है उसको बार बार दबा रहा है छोड़ रहा है, दबा रहा है छोड़ रहा है। तो इस दोष को क्या नाम है, उल्लुप्त कहा जाता है। और उल्लुप्त आपसे पूछा जाता है किसका दोष है, उल्लुप्त बोला करके स्टार लगा देना। उल्लुप्त पूछा जाता है किसका दोष है, तो ये है
बस्ती दाता के दोष है। फिर कंपित, नेत्र को गुदा में डालकर हिलाना, जैसे नेत्र डाल दिया और उसका हाथ खुद कांप रहा है, बार बार हिला रहा है। तो हमारे पास कितना हो गया, सवातम अति द्रुति यूटी यूके। यूटी यूके का मतलब ऐसे याद किया जाता है, उत्क्षिप्तम, यू से उत्क्षिप्तम, टी से तिर्यक, यूके से उल्लुप्त और कंपिता। सवात का मतलब वात युक्त औषधि को गुदा में प्रवेश कर देना। दूसरा है अति द्रुतो, बहुत जल्दी जल्दी नेत्र को निकालना और बाहर करना, ठीक है ना, जो बस्ती का नेत्र उसको निकालना और बाहर करना। उत्क्षिप्त का मतलब को क्या होता है, नेत्र को ऊपर करके लगाना, ठीक है ना, नेत्र को ऊपर डाल के गुदा में लगाना। तिर्यक का मतलब तिरछा लगाना। उल्लुप्त का मतलब होता है नेत्र तो अंदर डाल दिया है और बार बार क्या कर रहा है, उस बस्ती को दबा रहा है, ठीक है, दबा रहा है छोड़ रहा है, दबा रहा है छोड़ रहा है। कंपिता, नेत्र को अंदर डाल के हाथ को हिलाना, कंपन करना। अगला है अति। अति का मतलब नेत्र को गुदा में बार बार लगाना और निकालना, ठीक है। अति का मतलब होता है नेत्र को गुदा में बार बार लगाना और निकालना। बाह्यक का मतलब होता है नेत्र को गुदा के बाहर ही रहना, ठीक है ना। यहाँ से एक एक चीज अलग करोगे। अति का मतलब होता है नेत्र को गुदा में बार बार लगाना और निकालना, ये अलग चीज है। उल्लुप्त जो होता है वो बार बार दबाना और छोड़ना है, वो अंदर नेत्र तो पड़ा ही है और बार बार दबाना और छोड़ना उल्लुप्त के अंतर्गत आता है। और अति में क्या आता है, नेत्र को गुदा में बार बार लगाना और निकालना, ठीक। अति द्रुत अलग है, वो शीघ्रता से निकालना और डालना, ठीक है ना। और अति का मतलब होता है नेत्र को गुदा में बार बार लगाना और निकालना। बाह्यक का मतलब होता है नेत्र को गुदा के बाहर ही रखना। फिर कह रहा है मंद का मतलब क्या होता है, औषधि को एकदम धीरे धीरे गुदा में प्रवेश करना। और अति वेग का मतलब औषधि को तीव्र से गुदा में प्रवेश करना, ठीक है। तो ये 10 चीजें हो गई। आपको नेत्र वाला अगर अच्छे से याद है और बस्ती वाला अच्छे से याद है, तो जो बचेगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो बस्ती दाता में आ जाएगा। एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करोगे। सवातम अति द्रुतो यूटी यूके। सवातम अति द्रुतो, यूटी से, यू से उत्क्षिप्त, टी से तिर्यग, फिर उलुप्त और कंपिता, अति बाह्यग मंद अति वेगा। अति का मतलब बार बार नेत्र को निकालना और डालना। बाह्यक का मतलब नेत्र को बाहर ही रखना। मंद का मतलब बहुत ही धीरे धीरे वेग से जो औषधि उसको डालना। और अति वेग का मतलब तेज वेग से डालना। ये सब किसके दोष होते हैं, बस्ती दाता के दोष होते हैं, ठीक है ना। अगर सुश्रुत के बारे में देखें तो सुश्रुत ने 6 ही प्राणिधान दोष माना है। प्राणिधान का मतलब बस्ती दाता के दोष जो होते हैं वो 6 ही माने हैं। कौन कौन से याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखो 6 होते हैं। अब इसमें एक एक वजह से, जैसे सबका पढ़े थे वैसे इसका भी पढ़ेंगे। और बहुत बड़ी बात यह है कि इसकी चिकित्सा भी आपको याद करनी है। जैसे कि अगर हमने वात के साथ औषधि डाल दी तो क्या उसका रिजल्ट होगा या लक्षण आएगा, और उसकी चिकित्सा कैसे करोगे वो भी याद करना है। और मुश्किल से 4-5 का याद करना होता है, सब चीजें नहीं याद कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो देखो लिखा है अनुवासस्यम च बद्धे दतः निशेष एवं प्रविश्यम कुपितो वायु। अगर हमने क्या किया, वायु के साथ वाला सवात के साथ हम लोगों ने प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, सूल तोद करो भवेद। तो वायु जो होगी वो पेट में जाके सूल करेगी और तोद उत्पन्न कर देगी। सिंपल सी बात है। फिर क्या करते हैं, आप इसकी चिकित्सा लिखोगे, यहाँ पे एल लिख दिया करो, जैसे पता चले ये लक्षण हो गया, और इसके आगे सी लिख दिया करो तो पता चल जाएगा ये चिकित्सा है। तत्र अभ्यंगो गुदः स्वेदम वात अग्नि स्नान च। फिर कह रहा है तो इसकी चिकित्सा क्या करोगे, गुदा में अभ्यंग करोगे, मतलब स्नेहन करोगे, स्वेदन करोगे, और वातनाशक आहार विहार का प्रयोग करोगे। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। यदि बस्ती पुटक में औषध भरकर भली प्रकार नेत्र को बांध कर हवा निकाले हुए नेत्र में गुद में लगाया जाए, अथवा बस्ती पुटक से भरी सारी औषधि को गुदा में प्रविष्ट कर दी जाए, तो गुदा में वायु प्रवेश करके कुपित हो जाता है, जिससे उदर में क्या होता है, सूल और सुई चुभने से। तो यही है सूल तोद करो भवेत। और ऐसी दिशा में क्या करते हैं, अभ्यंग और गुद प्रदेश में स्वेदन करना चाहिए, मतलब स्नेहन और स्वेदन। अभ्यंग को स्नेहन कह सकते हो ना, तो स्नेहन स्वेदन करना चाहिए और वातनाशक आहार का प्रयोग करना चाहिए। इतना श्लोक देता है, तत्र अभ्यंगो गुदा स्वेदम वात अग्नि स्नानी च। किसकी चिकित्सा है, आप बोलोगे सवात औषधि की चिकित्सा है। अगला देखोगे, यहाँ पे कह रहा है शीघ्रता पूर्वक तथा निष्कासन से हानि। इसमें 2 और 3 नंबर दोनों का दिया हुआ है, मतलब
यहाँ पे अति द्रुत वाले का भी देगा और उत्क्षिप्त वाले का भी दिया है। कह रहा है यदि नेत्र को शीघ्रता से गुदा में पर हिंदी ही पढ़ोगे यहाँ पे, गुदा में प्रवेश किया जाए और शीघ्रता से उसे निकाल लिया जाए, या फिर नेत्र को ऊपर की ओर उत्क्षिप्त वाला का भी दे रहा है, गुदा में औषधि प्रवेश किया जाए तो क्या होती है, कटी गुद जंघा में अर्ती होती है। कटी प्रदेश में, गुदा प्रदेश में, जंघा प्रदेश में अर्ती का मतलब वेदना होती है। बस्ती स्तंभम उरु वेदना, और क्या होती है, बस्ती मतलब मूत्राशय में, स्तंभ का मतलब जकड़ाहट हो जाता है और उरु प्रदेश में वेदना हो जाती है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, भोजनम तत्रम वातग्नम स्नेहम स्वेदम सवस्तया। फिर कह रहा है ऐसी दशा में वातनाशक आहार का सेवन, स्नेहन और स्वेदन के साथ वातनाशक निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन कर लोगे, तत्र वातग्नम स्नेहम स्वेदम सवस्तया। इसमें वातग्न क्रिया करते हैं, स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं और बस्ती का प्रयोग करते हैं, दोनों कंडीशन में। अगला, अगर हमने तिर्यक नेत्र का प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, कुछ भी याद नहीं करना है, इसमें बस टिक लगा है, बस आप टिक लगा देना, क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है। देखो क्या कर लिखा है कि यदि नेत्र को तिरछा गुदा में बस्ती में लगाई गई हो तो गुद द्वार की बलियों से आवृत होने के कारण औषधि भीतर प्रवेश नहीं करती है, अथवा बस्ती के नेत्र में जिस सूत से बांधा गया हो वह सूत ही बस्ती पुटक के द्वार को बांध गया हो तो औषधि भीतर प्रवेश नहीं करती है। तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, फिर से उसको निकाल कर सीधा करके लगा देना चाहिए। तो देखो ऐसी दशा में नेत्र को निकाल कर उसे शोधन कर कर सीधा गुदे में लगाना चाहिए। बस एक बार पढ़ लिया, इसके बाद से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, छोड़ देना इसको। फिर कह रहा है पुनः पुनः बस्ती, उलुप्त वाला कंडीशन है। कौन सा ये, उलुप्त, बार बार हम लोग दबाते हैं वो वाला कंडीशन है, और ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करोगे। बार बार बस्ती को दबाकर छोड़कर पुनः बस्ती को प्रयोग करने से गुदा प्रदेश में प्रवाहित वायु उरह प्रदेश और सिरह प्रदेश में वेदना, अंडरलाइन करोगे, उरह सिरह अर्ती। अगर बार बार आप ना दबा रहे हो छोड़ रहे हो, दबा रहे हो छोड़ रहे हो, तो क्या होगा, वायु जो होगी वो प्रवेश कर जाएगी ना, और वायु जब प्रवेश करेगी तो क्या करेगी, उरह प्रदेश में और सिरा प्रदेश में वेदना उत्पन्न कर देती है। अगला देखो, उर्वों में बलवान वायु शिथिलता भी उत्पन्न कर देती है। उर्वच्च सदनम जनेद बली, ठीक, तो लक्षण में क्या क्या हुआ, उर प्रदेश में और सिरा प्रदेश में वेदना हो जाती है। उरु में जो होता है बलवान वायु शिथिलता उत्पन्न कर देती है। तो ठीक है, अब इसकी चिकित्सा बता दो हमको। तो वस्तिस्यात्रम बिल्वादि फल श्याम आदि मूत्रवान, इसमें भी वस्ती का प्रयोग करते हैं। और कौन सी वस्ती का प्रयोग, बिल्व फल के द्वारा, फल का मतलब सॉरी बिल्व के द्वारा, फल का मतलब मदन फल के द्वारा, और श्याम का मतलब निशोथ त्रिवृत्ति जिसको कहा जाता है, उसकी निरूह बस्ती हमको देना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्व आदि फल श्याम आदि की निरूह बस्ती कौन से दोष में करते हैं, उलुप्त वाले दोष में करते हैं इसकी चिकित्सा। ठीक, ये लक्षण हो गया, एल लिख देना, यहाँ पे सी लिख देना। नेक्स्ट आते हैं, बस्ती देते समय अगर आपका हाथ कांप रहा है तो क्या करेंगे, और इसमें एच लिख देना, हिंदी बस पढ़ना इसका। गुदा में नेत्र प्रवेश कराते समय यदि नेत्र में या हाथ में कंपन हो जाए तो उस कंपन से गुदा में आघात हो जाता है, और आघात से गुदा में दाह, इंद्रियों में जलने की सोच। देखो अगर चोट वोट लग गया तो क्या होगा, वही सब तो होता है, इन्फ्लामेशन का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। ऐसी दशा में क्वास सॉरी कषाय, मधुर रस वाले शीतल द्रव्यों से परिसेक, कषाय, मधुर शीतल बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यहाँ पे हिंदी लिख देना, इसके बाद जब भी पढ़ना एक बार हिंदी पढ़ के छोड़ देना। तो कह रहे हैं पुनः पुनः नेत्र के प्रवेश निकासन से, हमें नेत्र को डालना निकालना, नेत्र को डालना निकालना, तो क्या होगा, देखोगे बार बार गुदा में नेत्र को लगाने और निकालने से गुद की वलियां कट जाती हैं। ऐसी दशा में गुदा में पीड़ा, दाह, सुई चुभने से पीड़ा, और रोगी की पुरुष भारी निकलता है, अर्थात वह अपनी गुरुता के कारण जल में डूब जाता है। ऐसी दशा में अंडरलाइन करोगे, इसकी चिकित्सा बार बार निकालने और डालने वाले से चिकित्सा क्या होती है, देखोगे, तत्र सर्पी पिच्चू क्षीर पिक्षा बस्ती सस्य के। अब देखो इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे पिच्चू का वर्णन, कहीं पिच्चू का वर्णन नहीं आया था, कहीं पे आपको पिच्छा बस्ती का वर्णन नहीं आया है। तो यहाँ पे याद रखो, पुनः पुनः निकालने और डालने से क्या होता है, हमको पिच्चू और पिच्छा बस्ती का प्रयोग करना होता है। बस अंडरलाइन करो, पिच्चू और पिच्छा बस्ती। कह रहा है अगर आपने बस्ती एकदम धीरे धीरे डाल रहे हो, मंद वेग से डाल रहे हो, तो क्या हानियां होंगी, यदि
मंद वेग से औषधि का प्रवेश कराया जाए तो पकवासे तक पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक, अब धीरे धीरे कर रहे हो तो जहां उसको जाना चाहिए जा ही नहीं पाता है, इसलिए पकवासे को भावित नहीं करता है। तथा जब बस्ती लगाते समय नेत्र बाहर ही रह जाता है, एक कंडीशन ये भी था ना कि बाह्य रखते हैं, तब तो तब औषधि शीघ्र ही बाहर लौटकर गिर जाती है, ऐसी दशा में वह भी लाभकर नहीं होती है। इन दोनों दशाओं में चिकित्सा में सफलता की इच्छा रखने वाले चिकित्सक को चाहिए कि उचित रूप से स्नेह बस्ती का फिर से प्रयोग करें। वही हिंदी वाला कॉन्सेप्ट है, छोड़ दोगे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर बहुत तेज से आपने बस्ती दे दिया, तो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत तेज बस्ती दोगे तो कहां तक चला जाता है, गले तक चला जाता है। तो क्या करते थे, गला दबाते थे। तो वही देखो लिखा है, यदि अधिक वेग से बस्ती को दबाकर औषधि प्रविष्ट कराई जाए तो वह औषधि पकवासे में आकर वहीं रुक जाती है या फिर बाहर नहीं आती है। पहला कंडीशन तो ये भी हो सकता है कि पकवासे में जाकर रुक गई और वहां से बाहर ही नहीं आएगी, इतना तेज उसका स्पीड था। और या फिर औषधि गले तक चली जाती है, ये भी पॉइंट है कि औषधि गले तक चली जाती है। ऐसी दशा में बस्ती देना चाहिए, विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। और यदि औषधि गले तक आ गई है तो गले को हाथ से दबा देना चाहिए, ठीक है, जिससे औषधि का वेग नीचे की ओर आ जाए। और इससे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गला ऐसा ना दबाए कि रोगी वहीं पे चला जाए, मृत्यु हो जाए। अंडरलाइन करोगे, तत्रम बस्ती विरेकश्च गल पीणादि कर्म च, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन से में दोष में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोष हो जाएगा अति वेग वाला। आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या चीजें थी। यहाँ पे स्वस्ति दाता के दोष 10 हैं। श्लोक याद करोगे, सवातम अति द्रुतो, जितने थर्ड ईयर वाले हैं आज ये श्लोक याद कर लेंगे, तीनों श्लोक। सहवातम अति द्रुतम उत्क्षिप्तम तिर्यग उलुप्त कंपिता अतिवाह्यग मंदम अति वेगम प्रणीता। अब इसमें सारी चीजें नहीं याद करना है, जो चीजें लिखी गई, अगर वात वाला दोष है तो लक्षण आज का सूल तोद होगा कुक्षी में, अभ्यंग गुदा में स्वेदन और वातनाशक आहार गया। अति द्रुत और उत्क्षिप्त जो होता है, इसमें कटी गुद जंघा में अर्ति होती है, बस्ती में स्तंभन होता है, उरु प्रदेश में वेदना होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वातनाशक, स्नेहन, स्वेदन और बस्ती का प्रयोग। उलुप्त वाले जिसको पुनः पुनः कहते हैं, वायु इंटर करता है और क्या करता है, उरह सिर में वेदना करता है, इसकी चिकित्सा क्या करते हैं, बिल्वादि फल और श्यामादि फल से निरोबस्ती दिया जाता है। अगला देखोगे, पुनः पुनः नेत्र के प्रवेश और निष्कासन से क्या हानि है, गुदा की बलियां कट जाती हैं। और यही में इंपॉर्टेंट आपको बताए थे कि पिच्छा बस्ती और पिच्चू याद रखना, इसकी चिकित्सा होती है। अधिक वेग से बस्ती देने पे क्या होता है, गले तक जाती है और बस्ती और विरेचन और गला दबाने वाला कर्म किया जाता है। इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, छोटा सा चैप्टर था। अगला चैप्टर जो होगा वो भी 2 चैप्टर है लगातार, वो दोनों चैप्टर एकदम छोटे छोटे हैं। जैसे कि नीरू बस्ती के व्यापक आपको 12 है, लेकिन 12 याद नहीं करना। जैसे इसमें आपको 10 में हम आपको 6 याद करवाएं, उसमें भी 5 ही 6 याद करवाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 12 आप एक साथ याद करो। स्नेह बस्ती का तो फिर भी आप 6 जो है वो याद कर लिए, लेकिन उसका पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि पूरा मिक्स हो जाता है एक बार में। ऐसे ही वमन विरेचन का भी याद करना है और प्रसरित योगी। तो कोशिश करेंगे कि कल 2 या 3 चैप्टर आपके खत्म हो जाए। संडे को भी आपकी क्लास होगी, क्लास आप लाइव करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, है ना। और बात ये है कि नोट्स अगर आप फीस देते हो, अगर मैं नोट्स अपना कहीं भी सर्कुलेट करूं तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कल आपके क्लास की एक लड़की को नोट्स मेरे देने से प्रॉब्लम हो रही है, उसने कहा कि सर हम लोग तो फीस देते हैं तो आप नोट्स दे रहे हैं, और जो फीस नहीं देते तो भी आप टेलीग्राम पे वो नोट्स निदान स्थान के डाल दिए थे। तो वो मेरी मर्जी है, हम किसी को दें, वो आपको से पैसे लें या ना लें, उससे क्या मतलब है। तो अपना ज्ञान अपने पास रखेंगे। आ रहा, 5 मिनट में आ रहा। हाँ हाँ, तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, ठीक है ना। हम, मेरे पास ज्ञान जितना है, मेरे गुरुओं ने जितना दिया है उतना सफिशियंट है, ठीक है, बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ज्ञान देने वाला काम हमसे नहीं चलेगा, ठीक है। और आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आपकी सिद्धि स्थान के नोट्स मेरे पूरे खराब हो गए, पूरे तेल उस पर गिर गया था, घर में बच्चा था उसकी वजह से पूरा गिर गया, पूरा गंदा हो गया। मैं रोज आपका लिख के देता हूँ, नई नई चीजें ऐड करता हूँ, 3-4 बुक को देख के फिर से ऐड करता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो।
कौन से कोचिंग में आपको ऐसे नोट्स दिया जाता है, जरा हमको सोच के बताना। एक भी हर एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर भी आप लोग ये काम करते हो, और वीडियो तो फॉरवर्ड करते हो, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। इस बात का ध्यान रखोगे। ज्ञान अपना रखो, ज्ञान रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास ज्ञान मत लेके आओ। आपके क्वेश्चन जो फंस रहा है उसको पूछो, वो समझ में आता है, लेकिन ये ज्ञान न दो कि आप सर हमसे पैसे लेते हैं, दूसरे से पैसे, और कितना 1000, 5000, 10,000 रुपए तो नहीं दिए हो ना, 500 रुपए दिए हो, 1000 रुपए दिए हो। आप जाके कहीं भी कोचिंग का पता कर लो कि कितनी फीस है और कौन कैसे पढ़ाता है। ठीक है ना? अगर इंसान इतना मेहनत कर रहा है तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखें और क्लास में आओ, पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन फंस रहा है, क्वेश्चन पूछो, इसके अलावा और कोई बात नहीं। ठीक है ना? अगर मेरी भी सोच ऐसी ही रहती तो आप आज हम नहीं मिले होते आपको। ठीक है, इतने नोट्स मैंने सबको फ्री में ही बांटे हैं ना, टेलीग्राम पे इतने नोट्स, जितना भी यूजी के नोट्स है सारे तो फ्री में ही बांटे हैं ना। इस बात को कल दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैं लिखा था कि आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। ठीक ना? चलो पढ़ो लिखो, ये सब चीज दुनियादारी से कोई मतलब ना रखो, और कंपटीशन रखो, लेकिन हेल्दी वाला कंपटीशन रखो, नंबर पाओ ना। नोट्स चुरा के क्या करोगे भाई? मेरे बैच में मेरे नोट से सब लोग पढ़ते हैं ना, मेरे बैच में फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सबने मेरे नोट से पढ़ा है, लेकिन मेरे से ज्यादा कोई नंबर नहीं पा पाया, क्योंकि उस नोट से मैं पढ़ा हूं, मुझे पता है कि हमको कैसे उससे पढ़ना है, कैसे क्या लिखा हूं। अब जिसको मैं नोट्स दे दूंगा और तुमको मैं पढ़ाया हूं, तो उसको भी उतना ही समझ में आएगा क्या? इतना आपके पास कॉमन सेंस नहीं है? ठीक है, तो आज का भाषण इतना ही रखा। भाषण देना नहीं चाहते हैं, आपको भी पढ़ना लिखना है ना, आपके पास भी टाइम, इतना कीमती समय है आपका भी। ठीक है, हमारे गुरुओं ने ये नहीं सिखाया बीएचयू में कि नोट्स आप बना के और छुपा के रखे रहो। अगर दो लोगों का उससे हेल्प होता है तो अच्छी बात है ना। और इसका कर्म आपको, देव कर्म और पुरुषार्थ कर्म के बारे में पढ़े हो ना विमान स्थान में। जब आपका देव कमजोर हो और आपके पुरुषार्थ अच्छे हो, तो पुरुषार्थ आपके देव को दबा देता है। अगर आपने पिछले जन्म में कर्म अच्छे नहीं किए हैं, अगर आप इस जन्म में कर्म अच्छे करते हैं, तो आपका जो पुरुषार्थ है आपके देव को दबा देता है। ठीक है ना? तो अच्छे कर्म करो और अच्छे इंसान बनो। चलो ठीक है, जाओ क्लास लेते हैं। थैंक यू।